Very good morning, student. Today we'll see analysis of financial statement problem number 9. जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि रेशियो खत्म होने के बाद मैं आपको कैश फ्लो के प्रॉब्लम सिखाऊंगी। सो आज हम कैश फ्लो के प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। सो विल सी प्रॉब्लम नंबर 9। उसके पहले अब देखते हैं कि कैश फ्लो होता क्या है। नाउ कैश फ्लो का मतलब होता है, सी देयर आर टू टाइप्स, दो वे होते हैं कैश फ्लो के। एक होता है इनफ्लो और एक होता है आउटफ्लो। इसका मतलब क्या है कि इनफ्लो मतलब किस किस तरीके से कौन कौन से एक्टिविटी से कैश फर्म के इन हुई है, कम्स इन। और आउटफ्लो का मतलब होता है कि कौन कौन से एक्टिविटी के वजह से कैश आउट हुई है, मतलब गोज आउट हुई है। और ये सब हम जिसमें लिखेंगे उसे कहते हैं स्टेटमेंट। सो बस यही हमें सीखना है और कैसे प्रिपेयर करना है आज हम देखेंगे। सो कैश फ्लो एनालिसिस अनदर इम्पोर्टेंट टेक्निक। जैसे इसके पहले हमने टेक्निक क्या क्या सीखे थे, कॉमन साइज स्टेटमेंट, देन कंपैरेटिव, ये एक टूल्स था। फिर इसके पहले हमने रेशियो भी देखे प्रीवियस वीडियो में। और अब हम देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, इससे भी हमें हमारे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलता है। ओके, सो दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक। इट शो द सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा था कि सोर्सेस मतलब इनफ्लो किसके वजह से हो रहे हैं, एंड एप्लीकेशन मतलब किस किस के वजह से हमारी कैश फर्म से बाहर हो रही है, आउटफ्लो हो रही है। ये स्टेटमेंट हमें बताता है। कौन सा स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब ये स्टेटमेंट में हमें इनफ्लो भी बताना है, आउटफ्लो भी बताना है। इनफ्लो जैसे कि मैंने अभी कहा है रिसीट, एंड आउटफ्लो मतलब अगर हमने पेमेंट किया है तो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटी। अब कौन कौन सी एक्टिविटी है, तो कैश फ्लो में बेसिकली थ्री एक्टिविटीज क्या की है, डिवाइड की है। एक एक्टिविटी होती है कि किसके वजह से, ऑपरेटिंग, सी ऑपरेटिंग की वजह से कैश इनफ्लो हुई है, आउटफ्लो हुई है। सेकेंड होती है हमारी इन्वेस्टिंग, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट कुछ किया है, जैसे परचेस ऑफ लैंड, तो ऑफ कोर्स परचेस किया है तो कैश गोज आउट, तो इसकी वजह से आउटफ्लो हुआ है। तीसरी एक्टिविटी होती है हमारी फाइनेंशियल, मतलब क्या कि अगर हमने टर्म लोन लिया है तो कैश फिर से इनफ्लो हुई है। अगर हमने शेयर्स इशू किए हैं सो इनफ्लो हुई है। सो ये एक्टिविटी तीन इसमें डिवाइड की है। डोंट वरी, हम जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट दिया है इट एनालिज द रीजन फॉर चेंज। ऑफ कोर्स हमें रीजन भी बताने हैं स्टेटमेंट में कि क्या क्यों इनफ्लो हुआ है या क्यों आउटफ्लो हुआ है। जैसे परचेस ऑफ लैंड मैंने बताया है, कैश गोज आउट, कुछ भी चीज परचेस करते तो ऑफ कोर्स कैश गोज आउट, सो ये एक रीजन है आउटफ्लो के लिए। इनफ्लो के लिए क्या हो सकता है, जैसे हमने इशू ऑफ शेयर्स किए हैं तो ऑफ कोर्स अगर हम शेयर्स इशू करते तो पैसे हमारे कंपनी में आते हैं। सो वी हैव टू शो द रीजन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो इज मोर यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग। अगर मुझे कुछ करना है, नया प्लान करना है, तो इमीडिएटली मैं मतलब जो डायरेक्टर होगा, जो मैनेजमेंट टीम होगी, इमीडिएटली वो क्या करेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस करेगी और फाइंड आउट करेगी कि कितना इनफ्लो है। ऑफ कोर्स हम भी देखो सोचते कि पापा का इनकम कितना, इनफ्लो कितना है, और इस हिसाब से मम्मी डिसाइड करती है कि अब दिवाली है तो दिवाली का बोनस भी आएगा, मतलब इनफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो इंक्रीज हो रहा है तो ऑफ कोर्स मैं कुछ नया खरीद सकती हूँ। सो मम्मा क्या करती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करती है। बट सेम यही ऑफिस में भी इम्प्लीमेंट होता है। इनफ्लो देख के डिसाइड करते हैं कि हमें आउटफ्लो कैसे करना है। दस द कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी डिफाइंड एज, देखो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए गिव वन वर्ड के लिए आ सकता है, स्टेटमेंट विच समराइज सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो एंड यूज ऑफ कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। सो अगर आपने मेरे ऑब्जेक्टिव, एचएससी बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो देखे होंगे तो उसमें एक दो बार ये पूछा है उन्होंने ये क्वेश्चन, और तब मैंने आपको कहा था कि जब मैं ये सिखाऊंगी तब आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। सो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आज दे दिया। ओके, ना हम देखते हैं इम्पोर्टेंस, क्यों हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो ऑफ कोर्स यूजफुल इन शॉर्ट टर्म, अभी जैसे मैंने बताया है कि हमें कोई प्लान करना है तो पहले हमारी जेब चेक करनी होगी कि इनफ्लो कितना हो रहा है, आउटफ्लो कितना हो रहा है। हेल्प इन एनालिसिस ऑफ लिक्विडिटी पोजीशन, ऑफ कोर्स हमें ये भी देखना है कि लिक्विडिटी, जितना इनफ्लो ज्यादा होगा हम हमारी लिक्विडिटी उतनी अच्छी होगी कि हम पे कर सकते हैं हमारी लायबिलिटी इमीडिएटली। हेल्प इन इफिशिएंट एंड कैश मैनेजमेंट, अगर हमें पता चला कि नहीं भैया इनफ्लो जो है हमारा है, इनफ्लो वो कम है और आउटफ्लो जो है वो ज्यादा है,
ठीक है, तो ये तो गलत बात है। सो हमें इमीडिएटली कैश मैनेजमेंट, कैश कंट्रोल करनी होगी, तो ये इसके लिए यूजफुल है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट, हेल्प इन कंपैरेटिव स्टडी। लास्ट ईयर इनफ्लो आउटफ्लो कितना था, ये साल कितना है, तो ऑफ कोर्स कंपैरिजन के वक्त काम आएगी। हेल्प इन स्टडी एंड रिसीट एंड पेमेंट, ऑफ कोर्स हमारी कमाई ज्यादा होनी चाहिए पेमेंट से ज्यादा, है ना। सो इस सब के लिए कैश फ्लो इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आई होप आपको बेसिकली कैश फ्लो का समझ में आया होगा। अब आपको मेन सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्या करना है, तो उन्होंने ये फॉर्मेट दिया है। सो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि 3 एक्टिविटी में डिवाइड होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, लायबिलिटी वगैरह, इससे हमें पता चलता है हमारा आउटफ्लो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। अगर निगेटिव में आ रहा है तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना होता है। दूसरी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जैसे मैंने कहा था परचेस ऑफ फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, तो यहाँ पे देखो हमारा आउटफ्लो हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लेस करेंगे। लेकिन वही अगर हमने कुछ रिसीव्ड किया है, हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे किस में और वो अब पैसे मिल रहे हैं हमें, तो इन्वेस्ट किया था और उसके पैसे रिसीव्ड हो रहे हैं, तो देखो हमारा इनफ्लो हो रहा है, तो ऐड करना है। हमने कोई असेट सेल की, तो ऑफ कोर्स उसके लिए भी हमारे पैसे आते हैं, कैश कम सीन, तो कम सीन मतलब क्या, इनफ्लो। सो देखो, इनफ्लो होगा तो ऐड करना है, आउटफ्लो होगा तो लेस करना है। ये एक्टिविटी किसके अंडर आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर थर्ड मैंने सिखाई थी फाइनेंशियल एंड एक्टिविटीज। इसमें देखो, यहाँ पे अगर इनफ्लो हो रहा है, हमने कुछ इशू किए हैं शेयर्स, डिबेंचर, तो ऑफ कोर्स कैश कम सीन, तो कम सीन है मतलब इनफ्लो है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लोन बोरोड, हमने किसी से लोन लिया है, फिर से कैश कम सीन, फिर से कैश आ गई हमारी, इंक्रीज हो गई, सो ये भी हम ऐड करेंगे। सो इनफ्लो अगर होगा तो हमें ऐड करना है, और आउटफ्लो अगर होगा तो हमें लेस करना है। सेम यहाँ पे इनफ्लो है तो ऐड करना है, आउटफ्लो होगा तो लेस। जैसे कि देखो, हमने यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ शेयर डिबेंचर, मतलब हमने जो इन्वेस्ट इशू किए थे, लोगों ने अब 3 साल के बाद हमें पैसे वापस मांगे, तो हमने रिडम्पशन कर दिया, सो कैश गोज आउट। सो गोज आउट मतलब कैश डिक्रीज हो गई, आउटफ्लो हो गई, तो हमें क्या करना है, लेस। लोन रीपेड, देखो यहाँ पे लोन लिया था तो कैश आई थी तो हमने ऐड किया, लेकिन अब हमें पेड करने का वक्त आ गया है, सो कैश गोज आउट, तो हमने लेस किया। तो इन सब एक्टिविटीज को हम कहेंगे आउटफ्लो। तो बस आपको ये 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करना है, और उन 3 एक्टिविटीज में अगर इनफ्लो है तो ऐड करना है, आउटफ्लो है तो लेस करना है। इसलिए मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है। ओके, उसके बाद हमें ये सब, ये जो चीजें है, ये प्लस माइनस जो भी रहेगा, करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा एग्जैक्टली पॉजिटिव में आ रहा है या कैश निगेटिव में आ रही है। ठीक है, अगर पॉजिटिव में आ रही है तो हमारा इनफ्लो अच्छा है, ज्यादा है। अगर निगेटिव में आ रही है तो पता चल रहा है हमारा आउटफ्लो ज्यादा है, हमें कैश पे कंट्रोल करना है। जैसे पापा कहते हैं कि अरे मेरा इनकम 50,000 है और तुम खर्चा बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो मम्मी इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ से कंट्रोल करती है अपने कैश में। ओके, बस यही हमें सीखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि आपका आंसर कैसे करेक्ट आएगा, एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी। सो इससे आपका आंसर टैली हो जाएगा, आप खुद चेक कर सकते हो कि आपका आंसर परफेक्ट है या नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये प्रॉब्लम नंबर 9 है, बस यही 2 प्रॉब्लम करके जाओ तो मेरे ख्याल से काफी होगा इस साल। ओके, सो रीड द क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ साक्षी लिमिटेड। ऑफ कोर्स ये लिमिटेड कंपनी होगी, अगर शेयर कैपिटल है वो मतलब शेयर इशू करते हैं, और इशू करते हैं मतलब वो कंपनी लिमिटेड है। ये हमने कहाँ पे सीखा था, ये हमने कंपनीज एक्ट, कंपनी शेयर्स में चैप्टर 8 में सीखा था हमने। ओके, सो दिस आर द लायबिलिटी, दिस आर द असेट, और हमें उन्होंने कहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ करो। ठीक है, आंसर क्या आता है, कैसे आता है, ये हम बाद में देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो इस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है, ड्रॉ करना है, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। पहले 3 एक्टिविटी हमें डिवाइड करनी है, तो पहले ये लिख कर लेना है। देखो, लिखना भी कैसे ये आप समझ लो, अगर इस हिसाब से आप ये स्टेप से जाओगे तो 100% आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो पहले 3 एक्टिविटी हम लिखेंगे, अब जैसे जैसे एक्टिविटीज आएगी हम इसमें ऐड प्लस करते जाएंगे। ओके, सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। सो लेट्स स्टार्ट। चलो, बैलेंस शीट
अब सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है, तो ध्यान से देखना है, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। सो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो ऑफकोर्स हमारा हीरो कैश है, तो सबसे पहले हम कैश से स्टार्ट करेंगे। तो नीचे आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, देखो आपको नीचे लिखना है कैश इक्विवेलेंट, थोड़ी सी जगह छोड़ दो आप, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना है फाइनेंशियल एक्टिविटी से कहाँ कहाँ आया है। तो काफी बड़ा पेपर होता है आपका, एक पेज पूरा यूज करो। एकदम नीचे आप लिखो कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ पीरियड। देखो कैश बिगिनिंग में 20 थी, ठीक है। उसके बाद एंड में कैश थी 30,000, तो यहाँ पे 30 लिखो। तो आप मुझे बताओ ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है। ऑफ कोर्स कैश इंक्रीज हुई है। कितने से इंक्रीज हो गई है, पहले 20 थी, फिर 30 थी, तो 10,000 से इंक्रीज हो गई। तो देखो आपको यहाँ पे 10,000 लिखना है, ठीक है। तो ये पहले आप लिख लो। अब देखो अब ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है ध्यान दो, इस पे अभी फिलहाल ध्यान मत दो, ये सिर्फ आप 10,000 लिखो। अब जो भी हम ये प्लस माइनस करेंगे आउटर कॉलम का, जैसे कि इससे हमें जो मिलेगा फाइनेंशियल एक्टिविटी से, ये आउटर कॉलम में हम फाइनल अमाउंट लिखेंगे, ये तीनों का जो भी प्लस माइनस होगा, आंसर आपका 10,000 आना चाहिए। अगर करेक्ट आंसर आया तो समझने का ऊपर जो आपने किया है कैलकुलेशन वो 100% करेक्ट है। देखो फिर एक बार कहती हूँ कि हमें उल्टा स्टार्ट करना है, आंसर से पहले फाइंड आउट करना है। सो पहले हमको कैश फ्लो का ओपनिंग लिखना है, देन क्लोजिंग लिखना है। अब सिंपल है, 20,000 से 30,000 हुआ है, मतलब 10,000 इंक्रीज हुआ है, पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे 10,000 लिखा। अगर निगेटिव होता, अगर ये उल्टा होता, अगर ये 30,000 होता, ये 20,000 होता, मतलब शुरुआत में 30,000 है लेकिन नेक्स्ट एंड में उसका 20,000 हुआ है, तो निगेटिव में आंसर आता, तो मैं इसको ब्रैकेट में डालती, ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में पुट करती, मतलब निगेटिव में आंसर आता। बट यहाँ पे लकीली पॉजिटिव आया है, सो हमने यहाँ पे 10,000 किया है। सो 10,000। अब ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। ये जब आप ये सब करोगे तो आप ये जो प्लस आउटर कॉलम में प्लस माइनस करोगे, उसका आंसर फाइनली 10,000 आना चाहिए। देखते आता है क्या, ठीक है। ये एक ट्रिक याद रखो, आप खुद का क्वेश्चन खुद चेक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये हो गया, तो देखो जो जो हो रहा है उसको हम कट करते ताकि हम भी कंफ्यूज ना होगे। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमने रेशियो में सीखा है। देखो रेशियो में ऑपरेटिंग रेशियो निकालो आप, तो वहां पे हम जीपी एनपी देखते थे। तो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमें क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है। तो देखो यहाँ पे दिया है क्या उन्होंने नेट प्रॉफिट, यस यहाँ पे उन्होंने नेट प्रॉफिट दिया है 40,000 एंड 70,000, मतलब प्रीवियस ईयर में ये ओपनिंग मतलब 40,000 था और ये 70,000 था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो कैसे लिखना है पहले देखो, क्लोजिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 70 माइनस ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस 30। तो आप मुझे बताओ अब इसका पॉजिटिव में आंसर आएगा कि निगेटिव में। लेटेस्ट हमारा प्रॉफिट 70 है, लास्ट ईयर का हमारा 40 है, तो ऑफ कोर्स 30,000 पॉजिटिव में आएगा, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट नहीं दिया है। समझ में आया, यही उल्टा होता तो मैं इसे ब्रैकेट देती। ओके गॉट इट, समझ में आया आपको। सो इसलिए ये पॉजिटिव में, निगेटिव में आंसर आएगा तो पुट करो आप ब्रैकेट में। सो ये आपको करना है, ये स्टेप ध्यान से करना है। देखो हमने क्या क्या पहले स्टेप्स की है, वीडियो पॉज करो फिर से देखो क्या क्या मैंने किया था। पहले हमने ये एक्टिविटीज लिख ली थी, फिर अब हमने ये लिख लिया था और पहले ही आंसर फाइंड आउट किया था। अब हमें शुरुआत करनी है क्लोजिंग प्रॉफिट माइनस ओपनिंग, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है इसलिए 30,000, तो ये भी हो गया, ये ऑलरेडी हो गया। अब हमें ध्यान देना है इस पे। तो अगर आपने फॉर्मेट देखा होगा कैश फ्लो का, तो यहाँ पे पहले हमें सब पॉजिटिव ये लिखना है, करंट एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे करंट एसेट है ढूंढो, देखो यहाँ पे करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, ओके। लैंड करंट एसेट नहीं है, ये फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। तो इस पे हम अभी ध्यान नहीं देंगे, अब ये करंट एसेट प्लस हमें करंट लायबिलिटी पे भी ध्यान देना है, तो ये करंट लायबिलिटी। तो ये जो तीन डॉटेड है आइटम वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब फिर से एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, उसका फॉर्मेट देखो, यहाँ पे लिखना है। अब प्लस में लिखना है क्या माइनस में लिखना है, तो चलो पहले डेटर्स करते हैं। डेटर्स, सो डेटर्स पहले कितना था 1,40,000 और अभी कितना है 2,50,000।
अब ध्यान से देखना है, ये इंक्रीज हुआ है। तो अब मुझे बताओ, जब इंक्रीज असेट होता है, देखो इंक्रीज इन असेट, तो हमें प्लस करना है या माइनस करना है? मतलब इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है, आप मुझे बताओ, ध्यान से देखो। देखो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। डेटर्स मतलब कस्टमर, कस्टमर जिसको हमने उधारी पे सेल किया है उसको हम डेटर्स कहते हैं। देखो पहले साल हमने 1,40,000 डेटर्स थे, उतने लोगों को हमने उधारी पे सेल किया था। अभी हमने 2,50,000 को किया है, मतलब डेफिनेटली हमारी उधारी, हम जो दे रहे लोगों को उधारी कस्टमर को, बढ़ रही है। तो कैश तो कम हो रही है, कैश आ रही है क्या? नहीं आ रही है, हम ज्यादा उधारी ही दे रहे लोगों को, तो कैश तो आने का नाम ही नहीं है। सो इंक्रीज इन असेट ये होता है आउटफ्लो, एंड आउटफ्लो मतलब ऑफ कोर्स माइनस। तो देखो मैंने कैसे लिखा है, इंक्रीज इन करंट असेट माइनस, देखो यहाँ माइनस का साइन दिया है, क्यों? क्योंकि व्हेनेवर इंक्रीज इन असेट होता है वो आउटफ्लो होता है। क्यों आउटफ्लो होता है, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। पहले उधारी कम थी लोगों की, अब तो ज्यादा बढ़ गई, तो अब पैसे आ रही नहीं है। सो ऑफ कोर्स दिस इज अ आउटफ्लो। तो हमें ये क्या करना है, लेस। समझ में आया? तो इंक्रीज इन करंट असेट, कोई भी असेट करंट असेट में अगर इंक्रीज होता है तो वी आर सपोज टू माइनस इट। ओके, सो यहाँ पे लिखो कितने से हमने माइनस किया है, देखो दोनों का डिफरेंस, देखो डिफरेंस लिखना है हमें, 1,10,000। ठीक है, डिफरेंस, ऑलवेज राइट डिफरेंस। कितने से हमारा आउटफ्लो हुआ है, 1,10,000। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक। अब स्टॉक बताओ मुझे, पहले स्टॉक था 80,000, फिर हो गया 70,000। तो ये इंक्रीज इन असेट है या डिक्रीज इन असेट है? ऑफ कोर्स ये डिक्रीज इन असेट है। तो सिंपल, इंक्रीज इन असेट अगर हम लेस करते हैं तो डिक्रीज इन असेट हम क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, तो देखो प्लस ऊपर लिखा है मैंने, क्योंकि पहले प्लस प्लस करेंगे फिर माइनस माइनस करेंगे, लाइन से लिखेंगे इसलिए। ठीक है, तो डिक्रीज इन करंट असेट हम ऐड करेंगे, तो ये प्लीज आप समझ कर लो। अगर इंक्रीज इन असेट लेस है, देखो इंक्रीज इन असेट हम अगर लेस कर रहे हैं, तो डिक्रीज इन करंट असेट हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो डिक्रीज हो गया है, कितने से डिक्रीज हो गया है, 10,000 से, लिख लो 10,000। आया समझ में? चलो करंट एसेट तो हो गया। अब इसी पोर्शन में हमें करंट लायबिलिटी भी देखनी है। सो करंट लायबिलिटी अब मुझे बताओ क्या हो गई है। देखो क्रेडिटर्स पहले 60,000 थे, अब 90,000 हो गए। इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, ध्यान से देखो। सो 60, पहले उधारी हमारी 60 थी, अब और हमें उधारी मिल रही है, तो इनफ्लो हो रहा है हमारा, और उल्टा हमें ज्यादा 90,000 30,000 का हो रहा है। तो हम ये क्या करेंगे, ऑफ कोर्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो इंक्रीज इन असेट अगर हम लेस करते हैं तो इंक्रीज इन लायबिलिटी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो ये ऑपोजिट, समझ में आ रहा है? इंक्रीज एज असेट, देखो यहाँ पे इंक्रीज हुआ था तो हमने लेस किया, लेकिन वही अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये दोनों ऑपोजिट रहते हैं ना हमेशा, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी अगर हो गई तो हमें यह क्या करना है, ऐड करना है। तो चाहिए तो इसका एक टेबल अब बना लो, ऐसे टेबल ऐसे बना लो कि क्या करना है, इंक्रीज इन असेट अगर होगा तो हमें क्या करना है, लेस करना है, और इंक्रीज इन लायबिलिटी होगी तो हमें ऐड करना है। ठीक है, अब दूसरा, डिक्रीज इन असेट होगा तो हमें ऐड करना है, और डिक्रीज इन लायबिलिटी होगी तो हमें लेस करना है। तो ये टेबल एक थोड़ा सा आप याद रखो, ये टेबल अगर आप याद रखोगे, कोई एक भी आइटम आप याद रखोगे तो उसके ऑपोजिट हमें करना है। इंक्रीज इन असेट अगर लेस करना है तो डिक्रीज इन असेट ऐड करना है, इंक्रीज इन लायबिलिटी प्लस करना है तो डिक्रीज इन लायबिलिटी माइनस करना है। तो थोड़ा सा ये कर लो, ठीक है, इसलिए मैंने ये कैश फ्लो आपको लास्ट में सिखाया है। डन, तो हो गया हमारा ये भी। तो फाइनली ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थे उसमें के सब ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट कर दिए। कैश फ्लो खत्म कर दिया, स्टॉक खत्म कर दिया, क्रेडिटर्स खत्म कर दिया, ऑलरेडी हमने कैश नीचे ही लिखा था यहाँ पे, और प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर लिखा था, तो ये भी आइटम हमारे खत्म हो गए। अब सिर्फ क्या बचा है, शेयर कैपिटल, और इस साइड क्या बचा है, लैंड बचा है। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या करना है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारी खत्म हो चुकी है। डन, आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेट मी क्लियर दिस ऑल।
रफ करने दो, अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछो। ओके चलो, सो नाउ दिस इज डन, दिस इज डन, डन, दिस इज ओवर, ओवर। अब हमें आगे क्या करना है? अब देखो सिंपली हमें ये बाहर लिखना है और सिंपली अब ये कैलकुलेट करना है। कैसे करना है? तो ये 30,000 प्लस ये 10,000 ऐड, देखो ऐड ही किया है ना हमने यहाँ पे, प्लस ये 10,000 ऐड किया है ना, तो फाइनली ये तीनों का आंसर आता है 70,000। अब ये 70,000 में से ये हमें क्या करना है? लेस करना है। सो लेस करो तो आंसर आता है 40। ब्रैकेट में क्यों डाला है? तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है। हमने सीखा है जो माइनस की अमाउंट बिगर रहेगी तो माइनस करना है, अगर यही पॉजिटिव होती तो पॉजिटिव किया होता। सो हमारा यहाँ पे पता चलता है कि आउटफ्लो ज्यादा है। इस एक्टिविटी में हमारा आउटफ्लो ज्यादा है क्योंकि निगेटिव में आंसर आया है। देखो इनफ्लो नहीं आया है, मैंने पहले ही कहा है आउटफ्लो रहेगा तो निगेटिव ब्रैकेट में आता है आंसर। तो हमारा यहाँ पे इस एक्टिविटी में पैसे ज्यादा गए हैं, ठीक है, इसलिए हमने ब्रैकेट में पुट किया है। डन। ओके नाउ विल सी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब मैंने क्या कहा? इन्वेस्ट मतलब किस किस में इन्वेस्ट किया? तो यहाँ पे एक ही दिया है, लैंड। तो लैंड में देखो क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है कि इनफ्लो हुआ है। सो 60,000 लैंड थी, नेक्स्ट ईयर 1,10,000 हो गई, मतलब हमने यहाँ पे परचेज किया है। तो परचेस ऑफ लैंड, तो परचेस ऑफ लैंड। अब बोलो मुझे यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? कितने से फर्क है दोनों का? डिफरेंस कितना आ रहा है? 50,000। सो ये आउटफ्लो है क्या इनफ्लो है? क्योंकि फाइनल ये फिगर मुझे बाहर लिखनी है, लेकिन जब मैं बाहर लिखूंगी तो मुझे सोचना है ये इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है। तो आप मुझे बताओ कि परचेज किया है आपने, कुछ परचेज किया है तो कैश गोज आउट। गोज आउट मतलब क्या? ये क्या है? आउटफ्लो है। और मैंने कहा है कि आउटफ्लो रहेगा तो हमें निगेटिव में लिखना है। देखो आउटफ्लो रहेगा तो हमको ब्रैकेट में लिखना है, ये ब्रैकेट है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा आउटफ्लो ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो ये भी ब्रैकेट में लिखना है। डन। सो विल मूव नेक्स्ट। अब देखो इसको हम कहेंगे नेट कैश यूज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बस यही हमको कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ यहाँ पे नेट वर्ड यूज करना है। देखो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग यही तो हमने लिखा था, सिर्फ यहाँ पे नेट वर्ड यूज करना है। ओके विल मूव फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब फाइनेंशियल एक्टिविटी देखो अब क्या बचा है, ऑलरेडी ये तो सब हमने कर चुके हैं। अब क्या बचा है? शेयर कैपिटल। सो अगर आपने टर्म लोन लिया है, इशू ऑफ शेयर किया है, इशू ऑफ डिबेंचर किया है, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया है, पैसे फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो एक्टिविटी आती है फाइनेंशियल एक्टिविटी में। तो देखो फाइनेंशियल एक्टिविटी, अब आप मुझे बताओ, पहले 2 लाख थे हमारे पास कैपिटल, अब 3 लाख हो गया है। सो बोलो क्या लिखोगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रिसीव्ड। कितनी लिखोगे? दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 लाख। अब मुझे बाहर बताओ आप पॉजिटिव ब्रैकेट में लिखोगे या विदाउट ब्रैकेट लिखोगे? सोचो पहले आपके पास कितना था, बाद में क्या हो गया? रिसीव्ड हुआ है। सो हमने लोगों से और पैसे लिए हैं, और पैसे लिए हैं इसका मतलब ये इनफ्लो है। सो इनफ्लो है मतलब ये पॉजिटिव है, तो हमें ब्रैकेट में लिखने की जरूरत है क्या? सो ऑफ कोर्स नहीं। तो ये आउटर कॉलम में लिखो 1 लाख। देखो ये आउटफ्लो थे दोनों, ये आउटफ्लो थे इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है। ओके लेकिन ये इनफ्लो है, पैसे आ चुके हैं, तो इनफ्लो है मतलब अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। तो पॉजिटिव है इसलिए हमने क्या किया? इसको ब्रैकेट नहीं पुट किया। चलो फाइनली देखते हैं हमारा 10,000 आंसर आता है क्या, टैली होता है क्या। क्या दिया इन्होंने? ए बी सी। देखो ये ए का आंसर है, ये बी का आंसर है, ये सी का आंसर है। चलो ये निगेटिव निगेटिव है मतलब 90,000। सो ब्रैकेट में 90,000। देखो अब लिखना कैसे है, देखो कैलकुलेट कैसे करना है। तो ये दोनों निगेटिव में आंसर आया 90,000, ये पॉजिटिव में 1 लाख। सो क्या आएगा? 1 लाख में से 90 गए 10,000, और प्लस साइन, ये बड़ी अमाउंट है ना प्लस, तो इसको पॉजिटिव देंगे 10,000। देखो हमारा बराबर 10,000 पॉजिटिव आंसर आया क्या? है ना, आया ना करेक्ट आंसर पॉजिटिव। सो हमारा जो भी हमने किया है वो 100% करेक्ट। देखो आप खुद आपका आंसर चेक कर सकते हो, इसलिए मैंने ये आपको सिखाया है। ठीक है, कोई कोई ऐसे पहले सिखाएगा फिर ये नीचे लिखने बोलेगा, तो नहीं, ये एक मैंने आपको एक ट्रिक दी है कैसे पहले ही हमको आंसर पता चलेगा। सो देखो आंसर पहले ही पता चला था हमको 10,000 जब हमने ये लिखा था। ओके तो बराबर पॉजिटिव में आया 10,000।
बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, अगर करोगे तो मेरे ख्याल से सब अकाउंट ही पूरा इजी होता है। सिर्फ प्रैक्टिस करो बार बार, 2 महीने ही बचे हैं अब। 2 महीने में हमको फिनिश करना है ये सब कुछ। 2 महीने मतलब 4 और 4+4 वीक। एक मंथ में कितने वीक होते? 4 ना, तो 8 वीक है टोटल हमारे पास। तो आराम से कवर हो सकता है एक वीक में। अगर आपने एक भी चैप्टर किया तो आराम से कवर हो सकता है। अगर आपने मेरा चैनल ठीक से देखा होगा तो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक मैंने सब अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके दिए हैं। तो प्लीज उसकी प्रैक्टिस करो, डिसाइड करो कि ये वीक में मुझे ये डिसोल्यूशन खत्म ही करना है, ये वीक में मुझे एडमिशन खत्म ही करना है। कुछ भी डाउट होगा तो ऑफकोर्स कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।